मामला सहारा से भी विवाद का है। सहारा पर निवेशकों के करीब 24,000 करोड़ रुपए वापस नहीं करने का आरोप है। के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में शायद सुब्रत राय ने भी सपने में नहीं सोचा होगा। हजारों करोड़ रुपए के मालिक सुब्रत रॉय को कल पहली बार पुलिस कस्टडी में रात गुजारनी पड़ी। ये वक्त था 1978 का, जब उत्तर प्रदेश की गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में एक विजनरी लड़का एक स्कीम बिजनेस बनाता है जिसमें कोई भी आदमी अपना पैसा डाल के 2 या 3 साल में अपना रिटर्न्स ले सकता है। अब देखिए, इन स्कीम्स की सबसे अच्छी बात या बिजनेस स्ट्रेटेजी ये थी कि आपको कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं देना था। आप चाहें तो 10 रुपए, 15 रुपए या 100 रुपए के दिन के हिसाब से आप अपने पैसे जमा कर सकते थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि आपको पैसे जमा करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता था। आपके घर पे एक एजेंट आता था कंपनी का, आप उसको 10 या 15 रुपए जो भी आप दिन के आप इन्वेस्ट करना चाहते हो वो आपको देने होते थे और वो आपके पैसे लेके जाके ऑफिस में जमा कर देता था। और सोचने वाली बात ये थी, जो इन स्कीम्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बहुत ही लो इनकम प्रोफाइल के लोग थे, जैसे कि चाय बनाने वाले या दिहाड़ी पे मजदूरी करने वाले लेबर या कोई छोटी मोटी नौकरी करने वाले लोग, वही सब इन स्कीम्स में पैसा डाल रहे थे। बट अगर आप सोचने की कोशिश करें तो इन स्कीम्स में जो पैसा डालने की उनकी स्ट्रेटेजी ये थी, या उनको इस तरीके से कन्विंस किया गया था कि आप जो भी ये पैसे डाल रहे हैं ये आपके फ्यूचर में आपके घर पे कोई शादी होती है तो उस शादी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आपके घर में कोई इमरजेंसी होती है तो आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखिए, सिंपल सी बात थी कि मार्केट में अपना ट्रस्ट बनाने के लिए सहारा ने शुरुआती दिनों में काफी लोगों को रिटर्न्स दिए और काफी अच्छे रिटर्न्स दिए, जो अगर बैंक की तुलना में देखा जाए तो वो काफी अच्छे रिटर्न्स थे, जिसकी वजह से लोगों का जो इंटरेस्ट था वो सहारा की ओर काफी बढ़ने लगा और लोग एक दूसरे को भी सजेस्ट करते थे कि आप अपने पैसे सहारा में डालो, तो वो बैंक से अच्छा रिटर्न्स दे रहा था। फास्ट फॉरवर्ड टू 1980, सहारा बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा था और इस ग्रोथ में आगे बढ़ने के लिए वो बहुत ज्यादा सेल्स एजेंट को हायर कर रहा था, क्योंकि सेल्स एजेंट ही वो लोग थे जो मार्केट में जाके लोगों से कम्युनिकेट करते थे, उनके साथ एक इमोशनल बिल्डिंग बनाते थे, उनको कन्विंस करते थे कि आप उनकी स्कीम्स लो और आप अपने पैसे को सेव करो सहारा के थ्रू। वो ये सब चीजें समझाते थे। बट आपको अगर सेल्स एजेंट बनना था सहारा का उस टाइम पे, तो आपको खुद उसमें पहले इन्वेस्ट करना पड़ता था और नौकरी मिलने के बाद भी आप उस नौकरी में एक सैलरी पे नहीं थे। वो प्योरली एक कमीशन बेस्ड जॉब थी कि जितना ज्यादा आप बिजनेस करेंगे उतना उसका परसेंट आपको एज अ सैलरी के तौर पे महीने में उसमें मिलेगा। क्योंकि सहारा जिस तरीके से इतना अच्छा डेवलप कर रही थी, वो अपने आप को एक ऑर्गेनाइजेशन कम और एक बड़ा फैमिली की तरह ज्यादा दिखाते थे, ताकि जो उनके कस्टमर्स हैं या उनके एजेंट हैं वो एक फैमिली की तरह रहें और एक फैमिली बॉन्डिंग या एक इमोशनल बॉन्डिंग वो उनके बीच में करते थे, ताकि लोग उनके लिए काम करने से पहले ज्यादा सोचे ना, और जो लोग इनमें पैसा लगा रहे हैं वो अपना पैसा लगाने से पहले इतना ज्यादा सोचे ना, क्योंकि एक इमोशनल बॉन्ड होता है तो आपका जो लॉजिक होता है वो आप थोड़ा साइड में रख देते हो और आप इमोशनली अटैच होकर चीजें करना चालू कर देते हो। और इसी ट्रस्ट बिल्डिंग की प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए सहारा बहुत सारे सामूहिक विवाह ऑर्गेनाइज करवाता था, जिसमें कम से कम 100 लोगों की वो शादी करवाता था और शादी करवाने के बाद उनको कुछ एक अमाउंट देता था ताकि वो अपनी लाइफ सेटल कर सकें। देखिए, सहारा का जो ये बिजनेस था वो बहुत ज्यादा एक पिरामिड बिजनेस से मिलता जुलता बिजनेस था। फॉर एग्जाम्पल, किसी आदमी का अगर पैसा मैच्योर होता था 3 साल में, तो वो आदमी जब उस पैसे को विड्रॉ करने जाता था तो उसको ऐसा कन्विंस किया जाता था कि आप इस पैसे को विड्रॉ मत करिए, अभी आपको 3 साल में इसका 3x रिटर्न मिला है, आप इस पैसे को री इन्वेस्ट कर दीजिए ताकि आपको इसका into 6 रिटर्न्स मिले। फिर जब फिर से वो पैसा मैच्योर होने आता था तो फिर उसको फिर री इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस किया जाता था। तो देखिए, पैसे को मैच्योर होने के बाद वो अपने डिपॉजिटर को पैसे विड्रॉ करने से बहुत रोकते थे और उनको री इन्वेस्ट करने की सलाह इतनी ज्यादा दी जाती थी, इतना ज्यादा कन्विंस कर दिया जाता था कि लोग अपना पैसा विड्रॉ नहीं करते थे और उसी में री इन्वेस्ट करते रहते थे। और इस सब को करने के लिए सहारा ने एटलीस्ट 10 मिलियन सेल्स एजेंट को हायर किया था, जो कि बहुत ज्यादा गांव के इलाकों में जाते थे और लो इनकम प्रोफाइल के लोगों को बहुत ज्यादा टारगेट करते थे, क्योंकि उनको समझाना, उनको कन्विंस करना बहुत आसान था और उनसे एक छोटा अमाउंट लेना, बट वो जो छोटा अमाउंट था वो बहुत ज्यादा लोगों से ले रहे थे, तो वो एक बहुत बड़ा अमाउंट बन के सामने आ रहा था। इसी तरीके से सहारा का बिजनेस इतना बढ़ता गया कि ईयर 1997 में सहारा अपने आप को $1 बिलियन कंपनी क्लेम करती है। अब सवाल ये था कि सहारा ने जो इतने सारे गरीब लोग और इतने सारे कम पढ़े लिखे लोगों से जो इतना बड़ा एक अमाउंट इकट्ठा किया था, उसका एक्चुअली में हुआ क्या? उस पैसे से कंपनी के लिए एसेट खरीदे गए, उस पैसे से नए बिजनेस बनाए गए, जैसे एयर सहारा, मल्टीपल प्रॉपर्टीज भी बाय करी गई, जैसे इंडिया में प्रॉपर्टीज बाय करी, इंडिया के बाहर भी प्रॉपर्टीज बाय करी गई, पूरा न्यूज नेटवर्क खरीदा गया और एक नई
नई पूरी सिटी बनाई गई जिसको सहारा सिटी के नाम से जानते थे उस टाइम पे लोग, और उस सिटी में सुब्रत रॉय का खुद एक घर था और उनके नियरली क्लोज्ड 100 लोगों का वहाँ पे मकान था। वो इतना लेविश सिटी था कि वहाँ पे आपको हेलीपैड से लेके गोल्फ कोर्स से लेके ऐसी कोई चीज नहीं थी जो वहाँ पे आपको मिले नहीं। और सबसे बड़ी बात, सुब्रत रॉय ने अपना विजन का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी चीज में अपना पैसा इन्वेस्ट किया जिसमें इंडिया को बहुत बहुत ज्यादा लोग देखते हैं और बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। सुब्रत रॉय ने इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी से स्पॉन्सरशिप लिया और कई सारी जगहों पे उस पैसे का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया गया ताकि सुब्रत रॉय की जो प्रेस्टीज है वो बहुत ऊंची हो जाए। और मैं आपको बता दूं कि उस टाइम पे सुब्रत रॉय की प्रेस्टीज इतनी ऊपर चली गई थी कि लोग उनको देख के, जो लोग उनके कस्टमर्स थे, उनको देख के उनके पैर छूना चाहते थे, अपना सर रगड़ना चाहते थे उनके जूते से, और लिटरली उनके एजेंट्स उनको गुलाब का फूल देके वेलकम करते थे जहां भी वो जाते थे। जैसे आजकल नेटवर्क मार्केटिंग में लोग गुलाब देके एक दूसरे का वेलकम करते हैं, उसी तरीके से सुब्रत रॉय का वेलकम होता था जो कि बहुत ग्रैंड होता था। और इस सब की वजह से सुब्रत रॉय के अंदर भी अपनी एक बहुत अच्छी और बहुत ऊंची प्रेस्टीज बन चुकी थी। जब इतना पैसा आ ही गया था तो बहुत लेविश पार्टियां ऑर्गेनाइज होती थी लखनऊ में, जिसमें बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े क्रिकेटर्स आगे शामिल होते थे। ऐसे ही जब लखनऊ में सुब्रत रॉय के जुड़वा बेटों की शादी हुई थी तो उसमें कंट्री के प्राइम मिनिस्टर से लेकर स्टेट के चीफ मिनिस्टर तक शामिल हुए थे, और जिसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज, बहुत सारे क्रिकेटर्स, ऐसा कोई इन्फ्लुएंशियल आदमी नहीं था जो उस वेडिंग में इनवाइटेड नहीं था। और उस वेडिंग की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा नहीं थी, बस $60 मिलियन थी, जो उस टाइम पे इंडिया की सबसे एक्सपेंसिव वेडिंग थी। देखिए, स्टोरी में चेंज तब आता है जब सहारा अपने बिजनेस मॉडल में थोड़े चेंजेस लेके आता है और एक नया नियम आता है कि अब जो सेल्स एजेंट है वो आपके घर से जाके आपका जो डे या वीकली या मंथली पैसा लेके ऑफिस में जमा करता था, अब वो नहीं करेगा। अब जो एक डिपॉजिटर है वो अपने नियरेस्ट ऑफिस में जाके खुद से पैसा जमा करेगा। और उसी में एक एड ऑन था कि अगर कोई डिपॉजिटर 2 या 3 बार अपना पेमेंट मिस करता है तो उसके पास एक नोटिस जाता था सहारा की तरफ से, जो डिफॉल्टर नोटिस होता था, और उसमें एक वार्निंग होता था कि अगर आपका पेमेंट अब फिर से मिस हुआ तो वो आपका पैसा जो है वो सहारा उसके लिए क्लेम कर लेगी और आपका उससे राइट खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने एक डिफॉल्ट किया है सहारा के साथ। अब प्रॉब्लम इसमें ये हुई कि जो ये पैसा कमाने वाले लोग थे, जो ये इनके डिपॉजिटर्स थे, वो डेली वेज अर्नर थे, उनको डेली काम करना होता था और उनके पास इतना वक्त नहीं था कि वो अपना काम छोड़ के वो सहारा में जाके पैसा जमा करें, क्योंकि ऑफिसेज में बहुत भीड़ लगने लगती थी और बहुत सारे लोग आते थे अपना पैसा जमा करने के लिए, और वो डेली की कमाई पे खाने वाले लोग थे। अगर वो अपना काम छोड़ के वहाँ पैसे जमा करने जाएंगे तो ऑब्वियस उनके उस दिन का जो वेजेस हैं, उनके उस दिन का जो भत्ता है, उनकी कमाई है, वो उनको मिल नहीं पाएगी। तो इस वजह से, और ये जो इनका नया प्रोसेस था जिसमें वो पैसा उनका पैसे से ऊपर डिपॉजिटर का क्लेम हटा देते थे, तो इसकी वजह से जो डिपॉजिटर्स थे उनको कुछ डाउट होने लगे कि कुछ तो गलत हो रहा है प्रोसेस में, ऐसा तो नहीं है कि उनका पैसा सेफ है या नहीं है। तो इसकी वजह से सहारा के जो नियरेस्ट ऑफिस थे उनमें बहुत क्राइसिस होता था। साल 2009-10 में सहारा अपनी कुछ कंपनीज को पब्लिकली लिस्ट करना चाह रही थी, और ऐसी एक कंपनी थी सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड, जो कि मेनली रेलवे सिस्टम्स और ब्रिजेस के कंस्ट्रक्शंस में काम कर रही थी। अब देखिए, बेसिकली जब एक कंपनी प्राइवेट से पब्लिकली लिस्ट होना चाहती है तो उसे एक फॉर्म जमा करना पड़ता है सेबी के पास, जिसका नाम है DRHP, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट्स। बेसिकली इस फॉर्म में कंपनी की सारी फाइनेंशियल डिटेल्स होती हैं, कंपनी ने अभी तक कहां से फंड रेज किया है उस सब की डिटेल्स होती हैं, जो कि आगे फर्दर प्रोसेस में सेबी उसका इंस्पेक्शन करती है। तो ऐसे ही जब इस कंपनी के लिए सहारा ने जब DRHP फॉर्म सबमिट किया और जब सेबी ने उसका इंस्पेक्शन किया तो सेबी को उसमें बहुत सारी चीजें गड़बड़ मिली। जो इशू सेबी को उस फॉर्म में मिला वो ये था कि जो सहारा ग्रुप की 2 कंपनियां थी, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वो ऑलरेडी पब्लिक से 24,000 करोड़ का फंड रेज कर चुकी थी बिना सेबी को जानकारी दिए हुए। इस बात पे सेबी सुब्रत राय को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाती, और सेबी बहुत सरप्राइज थी इस चीज से कि कोई भी एक प्राइवेट कंपनी कैसे 24,000 करोड़ का फंड रेज कर सकती है पब्लिक को, और सेबी को इसकी भनक भी नहीं लगी। असल में देखिए, सहारा की जिन 2 कंपनियां जिन्होंने पब्लिक से ऑलरेडी फंड रेज किया था, वो अपने इन्वेस्टर्स को OFCD सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे जब उन कंपनियों में कोई भी इन्वेस्ट करता था। बेसिकली OFCD क्या होता है? OFCD होता है ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। बेसिकली ये एक टाइप की सिक्योरिटीज होती हैं। देखिए, अगर मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में बताऊं कि सहारा की जो वो 2 कंपनियां थी जिन्होंने पब्लिक से पैसा फंड रेज किया था, वो बेसिकली अपने इन्वेस्टर्स को
OFCD सिक्योरिटीज देती थी। जैसे ही कोई उसमें सहारा में पैसा डालता था तो वो उनको एक OFCD सिक्योरिटी देते थे और इन OFCD सिक्योरिटी को बाद में शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता था। बट इसमें एक बहुत ही नेसेसरी रूल था जो कि सहारा ने तोड़ा था। वो ये था, जब भी आप OFCD सिक्योरिटीज प्रोवाइड करते हो अपने इन्वेस्टर्स को, तो वहां पे 50 से ज्यादा इन्वेस्टर्स को आप प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। अगर वो 50 से अंदर है या 50 तक इन्वेस्टर्स हैं तो वो प्राइवेट फंड रेज में आता है। अगर उसकी लिमिट 50 इन्वेस्टर्स से एक्सीड कर जाती है या उसमें इन्वेस्टर्स 50 से ऊपर हो जाते हैं तो वो प्राइवेट फंड रेज नहीं होता है, वो एक पब्लिक फंड रेज में आ जाता है। और कोई भी पब्लिक फंड रेज बिना सेबी की जानकारी के, बिना सेबी को बताए या बिना सेबी की परमिशन के वो इलीगल काउंट होता है। और यही एक इशू था जिसकी वजह से सेबी ने सुब्रत रॉय को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया था। फास्ट फॉरवर्ड टू 31 अगस्त 2012 कोर्ट का एक डिसीजन आता है जिसमें बताया जाता है कि सहारा एक प्राइवेट कंपनी होते हुए भी उसने पब्लिक फंड रेज किया है जो कि इलीगल है। और जितना भी सहारा ने पैसा इकट्ठा किया है जिसकी वर्थ 260 बिलियन इंडियन रुपीस थी, उसका रिफंड प्रोसेस चालू किया जाए। देखिए अब यहाँ पे सहारा एक स्मार्ट मूव चलने की कोशिश करता है। कोर्ट से रिफंड का ऑर्डर आने के बाद सहारा एक अपनी नई एंटिटी बनाता है सहारा क्यू शॉप के नाम से, और अपने ऑलरेडी जो उसके इन्वेस्टर्स हैं उसको बोलता है, उसको कन्विंस करता है कि आप अपना पैसा निकाल के सहारा क्यू शॉप में इन्वेस्ट करिए। इसके बाद सहारा की तरफ से कोर्ट में दलील दी जाती है कि लगभग उन्होंने 20,000 करोड़ जो रुपए लोगों का था उन्होंने उसका रिफंड दे दिया है। उसमें भी जो सहारा ने 90% जो पैसा अपने डिपॉजिटर को रिफंड किया है वो कैश में किया है। इस दलील पे सेबी काफी भड़क जाता है और सहारा को फोर्स करता है कि आप इसके प्रूफ सामने लेके आइए कि आपने पैसा वापस किया है या नहीं किया है। इसके जवाब में सहारा एक बॉलीवुड मूवी की तरह रात में 127 ट्रक्स भर के डॉक्यूमेंट्स भेजता है सेबी हेडक्वार्टर्स में, जिसमें 31,000 बॉक्सेस होते हैं। बट जब इन बॉक्सेस को खोला गया तो इनमें जो डॉक्यूमेंट्स थे वो बिल्कुल भी सिस्टमैटिक वे से नहीं थे। किसी बॉक्सेस में डिपॉजिटर्स के नाम है तो किसी दूसरे बॉक्स में उनके रिफंड वाउचर्स हैं। ये जिस तरीके से डॉक्यूमेंट्स भेजे गए थे तो वो ऐसा लग रहा था कि ये जानबूझकर भेजे गए हैं और सेबी को इसमें अच्छा खासा टाइम देना पड़े इसलिए भेजे गए थे। जब सेबी ने अच्छा खासा टाइम देने के बाद इन डॉक्यूमेंट्स का अच्छे से इंस्पेक्शन किया तो सेबी को पता चला कि आधे से ज्यादा जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फेक हैं, फर्जी नाम से बनाए गए हैं, फेक एड्रेस उनमें डाला गया है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी एक डिपॉजिटर का नाम बना दिया दिल्ली सिंह करके और उसका एक फेक एड्रेस बना दिया। इसको वेरीफाई करने के लिए सहारा ने जितने भी डॉक्यूमेंट्स भेजे थे सेबी ने उन सबको चिट्ठी मिली वेरिफिकेशन के लिए और उनसे रिक्वेस्ट किया कि उनको एक वापस चिट्ठी मिले। आप यकीन नहीं मानेंगे कि सिर्फ 68 लोगों ने उनको वापस रिटर्न दिया था, जो कि सारे डॉक्यूमेंट्स का 1% भी नहीं था जिनके डॉक्यूमेंट सहारा ने सेबी को प्रोवाइड कराए थे। फिर जब कुछ डिपॉजिटर्स के नाम मीडिया के हाथ लगे तो जब मीडिया ने उनका ऑन ग्राउंड रियलिटी चेक किया जाके तो उनको पता चला कि ये सिर्फ एक फेक नाम था, ना इस नाम का कोई आदमी है और ना ऐसा कोई एड्रेस एग्जिस्ट करता है। इसी सब पे सहारा के ऊपर ब्लैक मनी को वाइट करने का भी आरोप लग रहा था और मनी लॉन्ड्रिंग के भी आरोप उनके ऊपर लग रहे थे, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा था कि अगर डिपॉजिटर्स के नाम नकली हैं तो शायद ये ऐसा तो नहीं है कि किसी बड़े आदमी का ब्लैक मनी है वो वाइट करने की कोशिश की जा रही है या फिर किसी के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये जो आरोप हैं, ये जो एलिगेशंस हैं वो कभी प्रूव नहीं हो पाए, इनका कभी कोई प्रूफ मिला नहीं। बट इन सब एलिगेशंस की वजह से सहारा की जो एक पैट्रियोटिक इमेज बनी हुई थी, जो एक इमोशनली टच मार्केट उसने बनाया हुआ था, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा था। और इस सब को बचाने के लिए मई 6, 2013 को सहारा का एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसमें 11 लाख लोग इकट्ठे होते हैं और सब मिलकर नेशनल एंथम गाते हैं और पूरे इंडिया को एक मैसेज दिया जाता है कि हम तो एक बहुत ही पेट्रियोटिक कंपनी है और हमारे ऊपर जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल फेक हैं और बेबुनियाद हैं। फाइनली आइए अब आपको मैं इस कहानी का एंड बताता हूँ। 28 फरवरी 2014 को यूपी पुलिस की एंट्री होती है सुब्रत रॉय के लखनऊ वाले बंगले में एक अरेस्ट वारंट के साथ, जो अरेस्ट वारंट सुब्रत रॉय के नाम पे था, और उनको गिरफ्तार किया जाता है। और उनके ऊपर आरोप ये था कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में सुब्रत रॉय की हियरिंग थी जिसमें वो प्रेजेंट नहीं रहते हैं और उनके वकील द्वारा ये दलील दी जाती है कि उनकी 92 इयर्स की जो माँ है वो बीमार है, इस वजह से वो प्रेजेंट नहीं है। हालांकि जिस दिन हियरिंग होती है उस दिन वो एक पॉलिटिकल शादी अटेंड कर रहे होते हैं जिसकी तस्वीरें न्यूज़पेपर में भी छपती हैं। जब फाइनली सुप्रीम कोर्ट में सुब्रत रॉय को प्रेजेंट किया जाता है तो वो ये बताने में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं कि उन्होंने क्यों अपने इन्वेस्टर्स को अभी तक रिफंड
नहीं किया है। इस पे सेबी उनके ऊपर एलिगेशंस लगाती है कि अगर सुब्रत रॉय चाहें तो वो अपने 20,000 करोड़ के एसेट्स को बेच के अपने इन्वेस्टर्स का पैसा वापस कर सकती है। एट द एंड सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सेबी को अधिकार दिया जाता है कि जो पैसा इकट्ठा हुआ है और जो सहारा के 30 मिलियन इन्वेस्टर्स हैं उनका इंस्पेक्शन करने के बाद उनका रिफंड प्रोसेस चालू किया जाए।